So very good afternoon to every one of you all. So today we are starting with this topic of contract of indemnity. In fact आने वाले पांचों भी contracts जो है are special contracts. Contracts of indemnity, contract of guarantee, contract of pledge, agency, and lastly is bailment. Okay, so indemnity, guarantee, bailment, pledge, and agency. All these are 5 kinds of special contracts. Special contracts मतलब कुछ तो बात खास है, special है. In these contracts, which is not like any other normal contract. ठीक है? और this is the syllabus which has been newly introduced for you all at the foundation level. इसके पहले ये सारा syllabus जो था वो हुआ करता था सीए इंटर के बच्चों के सिलेबस में. बट यू नीड नॉट वरी, सीए इंटर के जैसे वहां के सारे सेक्शंस वही के वही एग्जाम्पल्स वैसे के वैसे उठा के इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया है, फाउंडेशन लेवल पे डाल दिया है. सो एनीवेज विच वैसे भी इंटर के बच्चों को मैं 12 साल से पढ़ाई रही हूं. सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा, अब उस बैच में ना पढ़ाते हुए मैं आप लोगों की बैच में पढ़ाऊंगी. तो कंटेंट वाइज और टीचिंग एक्सपीरियंस वाइज तो कुछ भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है. दैट्स द सेम इवन फॉर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीए इंटर, वॉज अ पार्ट ऑफ सीए इंटर, विच इज नाउ अ पार्ट ऑफ सीए फाउंडेशन. तो उस चीज में तो आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है. मेरे सारे पीपीटीज, सारे एग्जाम्पल्स, सारा कंटेंट, सब कुछ जो है, सारे क्वेश्चंस, इट्स ऑलरेडी रेडी. We just have to rock it together, है ना? Let's start with the first type of special contract, and that is the contract of indemnity. Okay, what do you mean by indemnity? सुनो, indemnity का मतलब होता है the literal meaning, not the law legal meaning. Literal meaning of indemnity is to give security against the losses. So basically, when I say that I have indemnified you. I have indemnified you. It means I have protected you against the losses that might occur. जब हम कहते हैं ना I have indemnified you, मतलब मैंने आपको बचाया है from any losses that may happen. अब देखो, लॉस हो भी सकता है, लॉस नहीं भी हो सकता है. बट अगर लॉस होता है तो मैं आपको कह रही हूं, आपको तो टेंशन लेने की बात नहीं है. मैंने इन होते हुए लॉसेस से आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर लिया है. इसी को कहते हैं इंडेमनिटी. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पे वन पर्सन इज प्रॉमिसिंग द अदर. व्हाट इज ही प्रॉमिसिंग? कि कल जाके अगर तुम्हें कुछ नुकसान होता है तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये नुकसान की भरपाई मैं आपको करवा के दूंगा. वन पर्सन इज प्रॉमिसिंग द अदर. क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि अगर कल जाके आपको नुकसान हुआ तो मैं ये नुकसान की भरपाई करवा के दूंगा. नुकसान हो भी सकता है, नुकसान नहीं भी हो सकता है, बट अगर नुकसान हुआ तो मैं भरवा के दे दूंगा. इसी को कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अ वेरी सिंपल example of a contract of indemnity is a contract of insurance. ठीक है, कार इंश्योरेंस. आपने कार इंश्योरेंस लिया है. अब जैसे अगर आप कार इंश्योरेंस लेते हो, होता क्या है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये आपको प्रॉमिस करती है. क्या प्रॉमिस करती है इंश्योरेंस कंपनी? कि कल जाके अगर गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ तो हम ये नुकसान की भरपाई करवा के दे देंगे. ऐसे ही कहती है ना इंश्योरेंस कंपनी. सपोज आपने 1 साल का इंश्योरेंस लिया, अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो हम नुकसान भरवा के दे देंगे. दिस इज व्हाट द इंश्योरेंस कंपनी टेल्स यू, प्रॉमिसेस यू. अब देखो, आपने इंश्योरेंस लिया है, इसका ये मतलब थोड़ी ना एक्सीडेंट होने ही वाला है. इंश्योरेंस लिया मतलब एक्सीडेंट होगा? एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. बट अगर एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी आपको लॉसेस मेक गुड करके दे देगी. या तो डायरेक्टली वो खर्चा भरती है,
या तो वो आपको कहती है आप खर्चा दे दो, हम रीइंबर्स कर लेते हैं। पता है ना आपको रीइंबर्समेंट मतलब आपने जितना पैसा डाला है उतना आपको वापस से मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। जो भी है, पते की बात यह है कि आपका यहां पे अब नुकसान नहीं होगा। जितना भी गाड़ी को डैमेज हुआ है और उसके खर्चे के लिए पैसे लग रहे हैं, वो पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा जो है वो कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि वो आपको नुकसान से बचाने वाली है, वो आपको नुकसान से बचाने वाली है। इसी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यू आर प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग, you are, and this do something is nothing but to save the other person from losses. But losses may or may not happen. Losses may or may not happen. But अगर नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अगर नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, आई डोंट नो कितने लोगों को क्लिक हुआ है, contract of indemnity is a kind of a contingent contract. Contingent जहां पे performance of the main contract is dependent upon the happening or non-happening of a future uncertain event. जहां पे equal chances है होने के भी और ना भी होने के। यहां पे हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है, आप प्रीमियम दे रहे हो और इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को, या समटाइम्स देयर इज आल्सो इंश्योरेंस ऑन द गुड्स, आपकी गुड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट क्या लॉसेस होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो एक फ्यूचर इवेंट है। एंड प्लस फ्यूचर इवेंट तो है, ये इवेंट अनसर्टन भी है, क्योंकि हो भी सकता है कि एक्सीडेंट हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो। सो देयरफॉर इंडेमनिटी इज कैटेगराइज्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी इज कैटेगराइज्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एंड आर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का है, वेगर नहीं का है। हम लोग ये बेट नहीं लगा रहे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, ऐसी बेट लगाते तो वो वेगर होता। ये वेगर है या कॉन्टिंजेंट है? Because both parties are interested in the subject matter. It is a contingent contract. और contingent contract का nature कैसा होता है? Valid या void ab initio? तो क्या indemnity contracts भी valid हो गए? यही indemnity के contract में दो parties होते हैं, indemnifier and indemnified. एक मिनट रुक जाओ। Not pitch? No pitch. ये देखो, यही इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड। जो प्रॉमिस दे रहा है उसको कहते हैं इंडेमनिफायर, और जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है उसको कहते हैं इंडेमनिफाइड। जो प्रॉमिस दे रहा है उसको क्या कहते हैं? इंडेमनिफायर, और जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? इंडेमनिफाइड। ठीक है? एंड दिस प्रॉमिस इज गिवन टू मेक गुड द लॉसेस। दिस प्रॉमिस इज गिवन टू मेक गुड द लॉसेस। आई थिंक दिस पीपीटी इज देयर टुवर्ड्स द एंड, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर 111 पे है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। 111 हाँ, तो सुनो मेरी बात। ये जो प्रॉमिस दिया जा रहा है, दिस प्रॉमिस इज टू मेक गुड द लॉसेस। दिस प्रॉमिस इज फॉर व्हाट? टू मेक गुड द लॉसेस। यही लॉसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट अगर लॉस हुआ, क्या आप नुकसान की भरपाई कर दोगे? समटाइम्स लॉसेस के साथ साथ हम ये भी वादा करते हैं कि अगर कोई केस फाइल हुआ है
और केस फाइल करते वक्त कुछ कोर्ट कचहरी का खर्चा लगा है, वो भी हम आपको दे देंगे, बट वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। प्राइमरीली जनरल रूल तो यही बोलता है कि जब आप वादा करते हो, वादा आपका एक ही चीज के लिए होता है, एंड दैट इज टू मेक गुड द लॉसेस। कि अगर लॉस हुआ मैं फिर क्या करूंगा, नुकसान की भरपाई करवा के दे दूंगा। आप सुन रहे हो क्या? बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि लॉस की तो भरपाई हम करवा देंगे, प्लस अगर आपने कुछ केस फाइल किया है उस मामले के लिए, वो केस का कोर्ट कचहरी का जो खर्चा है वो भी हम आपको देंगे, तो ऐसे केस में आप एज अ प्रॉमिसी लॉसेस तो रिकवर करोगे, लॉसेस के साथ साथ आप कोर्ट का भी खर्चा जो है वो रिकवर कर सकते हो। सो दैट्स अ राइट दैट यू गेट थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। एंड देयर इज वन मोर थिंग, इज द अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आपने कोर्ट में केस तो फाइल कर लिया, से आप सिग्नल पे खड़े थे, पीछे से कोई गाड़ी आई और उसने ठोक दिया, नुकसान तो आपकी गाड़ी का हुआ है, तो जितना गाड़ी का नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई आपको मिलेगी, उसकी तो भरपाई आपको मिलेगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि अब इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है आपकी कोई गलती नहीं थी, आप तो सिग्नल पे शिद्दत से खड़े थे, यही गाड़ी आके ठोक के चली गई, तो आप क्या करो ना, वो बंदे के अगेंस्ट केस फाइल करो, क्योंकि हम भी लॉस क्यों बेयर करें, गलती इसमें ना आपकी है ना हमारी है, लेट्स फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, केस का जो भी खर्चा होगा हम दे देंगे। तो ये आप खर्चा रिकवर कर रहे हो। कौन सा खर्चा? कॉस्ट ऑफ स्यूट। केस फाइल तो कर दिया, अब कोर्ट कचहरी में केस चालू है, बाद में पता चला ये जो बंदा आया था जो पीछे से आपको ठोक के चले गया वो सीएम का बेटा है। बस अभी अब क्या ही करे, चाह कर भी कुछ नहीं हो सकता है, हार गए केस आप, सच होने के बावजूद। तो अब आपको पता है कि कुछ होने नहीं वाला है, आप केस हारने वाले हो, और ये सारा कोर्ट कचहरी के इसमें इवेंचुअली ये प्रूव हो जाएगा कि आप ही वाहियात हो और आपने ही कुछ गलत किया है। तो उससे बेहतर है आप सोच रहे हो कुछ रफा दफा हो जाए और यही मामले को दफना दें। नाउ यू वांट टू डू अ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज में आपका कुछ खर्चा गया है, कुछ पैसे गए हैं, तो वो पैसे भी आप इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर सकते हो, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो बेसिकली जनरल रूल कहता है आप एक ही चीज ले सकते हो, एंड दैट इज व्हाटएवर लॉसेस यू हैव सफर्ड। जितना नुकसान आपको हुआ है वो नुकसान की भरपाई आप करवा सकते हो, जितना नुकसान आपको हुआ है वो नुकसान की भरपाई आप करवा सकते हो। बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट ऑफ स्यूट और अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज के बारे में भी कुछ लिखा गया है, तो ऐसे केस में फिर आप ये पैसे भी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, और इसी इंडेमनीफाइड को इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं। लिखो ना यहां पे, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी का स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे है। क्या लिखा है आपने? इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि कल जाके नुकसान होता है ना, आपके पास वो बॉन्ड है ना, इंडेमनिटी बॉन्ड, आप इंडेमनीफायर को बोलते हो, हे इंडेमनीफायर देखो, आपने वादा किया था कि अगर मुझे नुकसान हुआ है आप ये नुकसान की भरपाई करवा के दोगे।
and then on the basis of the bond that you are holding, you will get the reimbursement. Because you are holding the bond, you are also known as the indemnity holder. You are also known as the indemnity holder. तो बताओ, indemnity के contract में कितने parties है? कौन से दो? इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. कौन प्रॉमिस दे रहा है? किससे प्रॉमिस दी जा रही है? इज द प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉसेस. बट लॉसेस होगा ही क्या, ऐसा जरूरी है? लॉसेस हो भी सकता है या लॉसेस नहीं भी हो सकता है. तो अगर लॉस हुआ, क्या आप मेक गुड करोगे? बट क्योंकि ये इवेंट फ्यूचर है और अनसर्टन है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट है? बट आर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ? एक चीज तो पक्की है कि प्रॉमिस ही मतलब इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस. बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको अलाउ करता है, कैन यू ऑल्सो रिकवर द कॉस्ट ऑफ सूट एंड द अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज? तो क्या इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है या वॉइड अब इनिशियल? क्योंकि क्या वो कॉन्टिंजेंट है या वेगर है? वेरी गुड. झालं, आ जाइए टेक्स्ट बुक्स पे. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ये पीपीटी तो ऑलरेडी है, तो लिखने की जरूरत नहीं है. अब रीड कर लेते हैं क्या क्या लिखा है. देखो, लिटरल सेंस में इंडेमनिटी का मतलब होता है टू कॉम्पेंसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड लॉस. इन शॉर्ट, टू मेक गुड द लॉसेस. दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडेमनिटी. But what is the legal definition of the word indemnity? Let's check it out. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him. मतलब लॉस हुआ है, उससे हम आपको बचा रहे हैं. कैसे बचाएंगे? कॉम्पेंसेशन देके. बचाना मतलब एक्चुअल बचाना नहीं, बचाना मतलब कॉम्पेंसेट करके आपको बचा रहे हैं. और ये लॉस हुआ ईदर बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिस और हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन मतलब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर लॉस हुआ है तो इंडेमनिटी कवर नहीं करता है. आपने एक पुरानी पिक्चर देखी, ओ माय गॉड, नॉट दिस रिसेंट वन, द अर्लियर वन. उस पे इसी मुद्दे के बारे में बात की गई है. अर्थक्वेक की वजह से नुकसान हुआ है. अर्थक्वेक इज नॉट द एक्ट ऑफ पर्सन, इट इज एक्ट ऑफ गॉड. और एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर लॉस होता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कवर नहीं होते. एंड दैट इज वाई देखो, इंश्योरेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ओनली कवर्स जनरल इंश्योरेंस, बिकॉज किसी की लाइफ और किसी की डेथ इज एक्ट ऑफ गॉड, नॉट एक्ट ऑफ पर्सन. ऐसा माना जाता है. जब आपका जन्म होता है तभी डिसाइड होता है कि आप कब शांत होने वाले हो. इट्स नॉट एक्ट ऑफ पर्सन, वो तो निमित्त होता है. ओके, इट्स एक्ट ऑफ गॉड एंड देयरफॉर ओनली जनरल इंश्योरेंसेस आर कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. यहां पे आप इसको अंडरलाइन करके बाजू में लिख सकते हो, जगह है लिखने की. लॉस किसकी वजह से हुआ है? कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. दस एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट कवर्ड. Thus, act of God is not covered. Thus, act of God is not covered under contract of indemnity. Example 1 सब लोग साथ में रीड करो ना प्लीज. Mr. X contracts with the government to return to India
after completing his studies at University of Cambridge. एक्स ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के बाद मैं इंडिया में आऊंगा एंड टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर 5 years, और मैं आपको 5 साल सर्व करूंगा. आप अगर मुझे फाइनेंस दे रहे हो तो मेरा भी कर्तव्य बनता है पढ़ाई करने के बाद मैं आपको 5 सालों के लिए सर्व करूंगा. आगे देखो क्या हुआ है. X fails to return to India. He will have to reimburse the government as it is a contract of indemnity. आपके हरकत की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है. देखो लॉस हुआ है either by the conduct of the promisor himself or any other person. तो यहां पे promisor की ही हरकत की वजह से नुकसान हुआ है, बराबर ना. और ये जो मैंने लिखा था और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, उसमें वो कार एक्सीडेंट वाला एग्जांपल आएगा कि आपकी गलती नहीं थी, किसी और के बिहेवियर की वजह से नुकसान हुआ था. यहां पे तो आपके बिहेवियर की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है. आपने ही आपका दिया गया वादा पूरा नहीं किया है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो गया. अब आपको गवर्नमेंट को ये पैसों की भरपाई करके देनी पड़ेगी. ओके, It's nothing but it is a contract of indemnity. बताओ parties, how many parties are there? 2. Which 2 parties? नाम बताओ. Indemnifier and indemnified. Indemnified is sometimes also known as indemnity holder. Who is the indemnifier? The party who promises to indemnify. To indemnify means to save the other party from loss. And who is the indemnified? Who is promised? जिसको promise किया गया है is known as the indemnified. जैसे सिंपल एग्जाम्पल आ रहा है, ऐसे तो कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. X में agree to indemnify Y for any loss or damage that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over. If the tree then blows over and damages Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence. फिर यहां पे दिया हुआ है, अब आपको देखना पड़ेगा ये जो है, ये लॉस जो हुआ है, इज इट बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसोर और इज इट बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. डज एनी लॉस caused by an accident not covered by a person or is an act of God is not covered in a contract of indemnity. हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो भी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स लगते हैं, क्या यहां पे भी लगे? वाई? बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रेजेंट हियर. And can you enter into a contract through express mode? Express मतलब शब्दों को इस्तेमाल किया गया है. Express क्या हो सकता है? By words. क्या हो सकता है? In writing. In fact, can a contract also be entered through the implied mode? वही लिखा है. A contract of indemnity can either be express and a contract of indemnity can also be implied. एक्सप्रेस मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इम्प्लाइड मतलब आपके बिहेवियर से समझ में आया है दैट यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स लगे या सारे के सारे? मतलब कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स? 10 और 10 के अलावा भी दूसरे हैं. प्रॉपर ऑफर,
proper acceptance, lawful consideration, lawful object, two parties, free consent, capacity to enter into a contract, not expressly declared as void. अरे हो कि नहीं? सारे essential elements, possibility of performance, okay, etc etc. ये सारे essential elements का होना जरूरी है. कल जाके से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहती हूँ तू क्या कर, ये जो तालीम के लोग है ना, चिंचासी तालीम के लोग, उनको जाके से 2 थप्पड़ मार के आ जा. कुछ नुकसान हो तो टेंशन मत ले, मैं हूँ, आई हैव गॉट योर बैक. ठीक है, ये जोश में आ जाता है, जाके मार के आ जाना 1-2 थप्पड़. बस इसने मारी 1-2 थप्पड़, था क्या फिर अगले दिन बस हॉस्पिटल में ही मिला. अब कहता है मैम आपने तो कहा आई हैव गॉट योर बैक, अभी पैसे दो मैम, ये हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा. मैं कहती हूँ मैंने कब कहा, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. ओके, अब आप बताओ लीगली कैन दिस बॉय रिकवर द मेडिकल एक्सपेंसेस फ्रॉम मी? यस और नो? सोच के बता. यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ हम दोनों के बीच में. कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हमारे बीच में. क्यों? मुझे बताओ, किसी को जाके ऐसे फिजिकली हैरिस करना, मारना, पीटना क्या लीगली अलाउड है? क्या ये लॉफुल है? ये चीज करने का क्या ऐसा लॉफुल ऑब्जेक्ट बन सकता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, ये अग्रीमेंट ही रह जाएगा. अग्रीमेंट ही इलीगल है. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, अग्रीमेंट ही वॉइड है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा. फॉरगेट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाए पहले. और क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, देयर इज एन एसेंशियल एलिमेंट दैट इज लैकिंग. और एसेंशियल एलिमेंट क्योंकि लैक कर रहा है तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, और इसको हम इंडेमनिटी नहीं कह सकते. ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, अग्रीमेंट ही रह जाएगा. हाँ या ना? देखो यही एग्जाम्पल नंबर 4, लेट्स चेक इट आउट. क्या हुआ? सब लोग साथ में रीड करो ना एग्जाम्पल 4. बोलो ना. क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ऐसे पढ़ रहे हो? A asks B to beat C, beat मतलब मारना, promising to indemnify him. जानबूझ के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में indemnify शब्द को लिखेगी ताकि आप फिसल जाओ. Against the consequences. The promise of A cannot be enforced. Why promise of A cannot be enforced? Because object is unlawful. Okay, so if B beats C and is fined 1,000, B cannot claim the amount from A as the object is unlawful. So try to understand. All the essentials of a valid contract should be present here, even in a contract of indemnity. नाम ही कहता है contract of indemnity. Contract. All the essential elements shall be present here. कल जाके, आज तो एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, कल दूसरे एग्जाम्पल में हो सकता है एक माइनर है या अनसाउंड माइंड है. समझ लो आप? So whatever it is, try to understand all the essential elements have to be present, otherwise आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो अग्रीमेंट ही रह जाता है. और लास्ट पॉइंट है, एंड दैट इज राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर. 3 चीजें. कौन से राइट्स है? प्रोमिसी जो है, प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर. बट लेट मी टेल यू, आप लोग ना आपकी
एग्जामिनेशन में प्रोमिसी, प्रोमिस और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, दैट इज टू चाइल्डिश. आप लिखो इंडेमनीफाइड, या तो आप लिख सकते हो द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर. व्हाट ही कैन रिकवर? ऑल द डैमेजेस. that have been suffered, plus all the damages that he was compelled to pay in the case, or all the cost that he has incurred for defeating the suit or bringing the case. और अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो कॉम्प्रोमाइज का भी अमाउंट. नॉर्मल पैसे तो आप रिकवर करोगे ही, बट ये रिकवर कर सकते हो अगर आपका राइट है तो. राइट कहां से मिलता है? थ्रू दी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, यू कैन रिकवर ओनली वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग? द लॉस दैट यू हैव सफर्ड. तो जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई आप करवा के ले सकते हो. ठीक है. और यहां पे एक लास्ट पॉइंट लिखा है, liability of indemnifier commences मतलब starts as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain. क्योंकि देखो ना, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब अनसर्टन है ये एलिमेंट. अभी अगर ये बंदे को नुकसान ही नहीं हुआ है तो आप क्या भरपाई करके दोगे? लॉजिकली सोचो, हमने क्या वादा किया है? आपको नुकसान होगा, हम नुकसान की भरपाई करके देंगे. वापस से, आपको नुकसान होगा तो हम नुकसान की भरपाई करके देंगे. आपको नुकसान ही नहीं हुआ है तो हम क्या भरपाई करके देंगे? तो पहले नुकसान तो होने दो, ये नुकसान तो सर्टेन होने दो. जैसे ही आपका नुकसान सर्टेन हो गया, हाँ चलो एक्सीडेंट हुआ है, बम्पर उड़ गया गाड़ी का, तो अब नुकसान सर्टेन है. अब हम कहेंगे हमारी लाइबिलिटी अराइज हुई है, हमारी लाइबिलिटी कमेंस हुई है. अब इंडेमनीफायर विल हैव टू रीपे द मनी टू द इंडेमनीफाइड. वापस से रीड करो अब एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए. लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर मतलब प्रोमिसोर की लाइबिलिटी कमेंसेस. कमेंस होना मतलब शुरू होना. एज सून एज, तुरंत शुरू होते हैं. कब से शुरू होते हैं? एज सून एज द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर मतलब प्रोमिसी बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन. मतलब जैसे पक्का हो जाता है इसको नुकसान हो गया है, इसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है. इसकी, उसकी, किसकी? इंडेमनीफायर की. जो प्रोमिसर है उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होती है? एज सून एज, जैसे इसको नुकसान होता है. अभी तक मैंने सिर्फ वादा किया है, वादा भी देखो, शब्द भी वैसे ही मैंने इस्तेमाल किए. अगर नुकसान होता है तो ही मैं भरपाई करूंगी, नुकसान नहीं होगा तो काहे की भरपाई. बट हां, नुकसान हुआ तो फिर मेरी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी एंड आई विल रीपे इट टू यू और आई विल कॉम्पेंसेट इट टू यू. सो दैट इज व्हाट वाज डिसाइडेड इन दिस केस. ओके, सो हो गया. That is all about contract of indemnity. क्या बात है? What by? Crazy or what? What yes? एक थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में मेरे को सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है आप लोगों को. सबसे पहली बात तो जो हमारे फर्स्ट 6 चैप्टर्स है अप टू कॉसी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 75, मतलब चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 6. ओके, फर्स्ट 75 sections in the Indian Contract Act are the general principles of the law of contract. ये फर्स्ट 6 यूनिट्स में आपने ये पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है, कब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है,
कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ा है, मतलब ब्रीच हुआ है, आपके पास क्या रेमेडीज है, और लास्टली आपने कॉन्टिंजेंट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था. ऑल दीज वर द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देखो 1872 में जब ये एक्ट आई थी, दिस एक्ट वाज अ वेरी बल्की एक्ट, बहुत बड़ी एक्ट थी, जिसके फर्स्ट 75 सेक्शंस तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे. उसके बाद हमारे लॉ मेकर ने ये 5, उसके बाद ये 75 सेक्शंस के बाद ना लॉ मेकर ने सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस बताए थे, जो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन नंबर 123 थे. सी, सेलिंग ऑफ गुड्स इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. अरे ये सुनो, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं चाइनीज में बोल रही हूं? हाँ ना, जब कोई गुड्स बेचता है आपको, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. कल जाके आपने जब ये नोटबुक खरीदी है या ये मार्कर पेन खरीदा है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव एंटर्ड विद द स्टेशनरी अंकल. बराबर ना? सो सेल ऑफ गुड्स इज नथिंग बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो इफ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ये 75 सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाते हैं. टू पार्टीज, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सब कुछ, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग बिकम्स एप्लीकेबल बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. उसी के बाद देखो 76 से 123 वाज ऑल अबाउट सेल ऑफ गुड्स. कि एक सेलर होता है, एक बायर होता है, आप गुड्स बेच रहे हो और गुड्स बेचने के बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं. दोनों में कैपेसिटी होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, सब कुछ. इसने तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो इसको क्या रेमेडीज है, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इसको क्या रेमेडीज है. मतलब लिटरली इट वाज कवरिंग अगेन ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स विच वाज कवर्ड अंडर 1 to 75. उसके बाद भी आपको पता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स और कवर किए गए. इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही है. अभी हमने देखा इंडेमनिटी. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, वैसे ही जब आप गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी देखोगे, व्हाट आर दीज? दीज आर नथिंग बट दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स. फर्स्ट 75 सेक्शंस में सारी जनरल चीजें बता दी और उसके बाद हम स्पेसिफिक होते गए. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट गुड्स को बेचने का और खरीदने का है तो आप 76 से 123 को फॉलो करो. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का है तो ये फॉलो करो, गारंटी का है तो ये फॉलो करो, बेलमेंट का है तो ये फॉलो करो, एजेंसी का है तो ये फॉलो करो. और उसके बाद भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का है, बिकॉज एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप इज नथिंग बट एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं टुगेदर, एंड देन साल भर होने के बाद जो भी प्रॉफिट बनता है वो आपस में बांट लेते हैं. सो अ पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे करके जब ये एक्ट बनी थी उसमें सेक्शन 1 से लेकर 266 तक था. बट भले ही 266 कहने के लिए सेक्शंस थे, बट द एक्ट वॉज वेरी बल्की एक्ट. और इसी बल्की एक्ट को कम करने के लिए, थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए क्या हो गया, इन द ईयर 1930 लॉ मेकर्स ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड सारे सेक्शंस थे उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिया और एक नया एक्ट बनाया विच इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. But let me tell you, sale of goods act is nothing but it is the बच्चा of Indian Contract Act. क्योंकि सेल होना एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने जैसा ही है. लिटरली यू विल फाइंड ऑल द सेम थिंग्स ओनली. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंटर कर दिया, बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद और परफॉर्मेंस के पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाता है. सेल करते वक्त अगर पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है. लिटरली यू आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग ओनली बिकॉज अरे ये सेल क्या है यार, इट्स नथिंग बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. यही सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो. कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पार्टीज को पता नहीं था, तो अग्रीमेंट ही वर्ड है.
व्हाट इज दिस? इज नथिंग बट इट इज बायलैटरल मिस्टेक. बराबर ना? एवरीथिंग इज द सेम, सिर्फ एंगल थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है. अब हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सेलर बायर गुड्स मनी. क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख रहे थे उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे. सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा था, गुड्स बेचने का खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था, लीज का कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा था. एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज कमिंग. बट क्योंकि ये सेक्शन 76 से 123 आर ओनली रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, इनको हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया और नया एक्ट बना दिया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. और उसी के 2 साल बाद ये जो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे सेक्शंस थे 239 से लेकर 266, उसको भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया और नया एक्ट बनाया, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें सिर्फ पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में चीजें लिखी गई है. पार्टनरशिप एंटर करने के लिए कितने लोग, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, कौन पार्टनर बन सकता है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फर्म, बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर. बट एग्जिस्टिंग फर्म में माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स, एज अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी. ये सारे रूट्स किससे जुड़े हुए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए हैं. सब कुछ आप पढ़ने वाले हो. ओके, पार्टनर्स के टाइप्स, आपके पार्टनरशिप फर्म का नेचर, प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाता है, और कितना लॉसेस का क्या होगा, ये सारी चीजें जो है दी गई है इन द पार्टनरशिप एक्ट. तो आज जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हो, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे बेसिक प्रिंसिपल है 1 से लेकर 75, और उसके बाद डायरेक्टली 124 से शुरू होता है जो जाता है 238 तक. तो आपकी वॉल्यूम 1A जो है, आपकी अगर आप वॉल्यूम नंबर 1A देखते हो, आपकी वॉल्यूम 1A इज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच इज टूडेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्योंकि 1930 और 32 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के सारे सेक्शंस हटा दिए हैं, और उसमें से ये यूनिट 1 2 3 4 5 6 आ सेक्शन 1 से लेकर 75 ऑल द जनरल प्रिंसिपल्स. और फिर वो जो 124 से शुरू होता है ना, वो शुरू होता है इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, जो जाता है अप टू 238, विच आर ऑल द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. ऐसे करके हमारी पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पे कंप्लीट हो जाती है. अभी तक हमारे 6 यूनिट्स हो गए हैं और 7th यूनिट का हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो चुका है. ओके और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाता है ना, ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो कम्स टू एन एंड. क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप, दे आर जस्ट द किड्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विल नॉट टेक मच टाइम. ठीक है, एलएलपी को 4 दिन लगते हैं. उसके साथ साथ हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है उसको 5 दिन लगते हैं. और बचता है फिर हमारा कंपनीज एक्ट. कुछ बच्चों का तो ऑलरेडी आधा एक्ट हो चुका है, आधा ही बचा हुआ है. जिनका आधा बचा हुआ है उनका 7 डेज में हो जाएगा, और बाकी बच्चों का फिर मैं बाकी का एंड में कवर कर लूंगी. तो फिर बाकी सारे एक्ट्स को टाइम नहीं लगने वाला है. सबसे ज्यादा टाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है. आपके 100 नंबर के पेपर में से ऑलमोस्ट 35 to 40 marks is only to one single act, which is the Indian Contract Act 1872. एक लौती एक्ट 35 to 40 मार्क्स का वेटेज रखती है, which you cannot neglect. तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम भी आपको उतना ही देना पड़ेगा to this particular act. But I don't think so there is anything which is very difficult in the Indian Contract Act. थोड़ा सा अगर आपने मेहनत लिया ना, चीजें आपके कंट्रोल में है. ऐसा कभी आपको लगा है बहुत ही डिफिकल्ट है, हो ही नहीं सकता, आइंस्टाइन का बाप होना पड़ेगा समझने के लिए? Anyone even with average skills who is sincere and consistent can cope up with the subject, but you have to be a little sincere. हर रोज आधा घंटा, हर रोज consistently half an hour you have to give to the subject. It will be done, that is for sure. ये सिर्फ पीपीटी लिख दो and then you all can go.
है आपके पास ये पीपीटी? लिख लो, ये स्टार्टिंग में लिख दिया तो भी चलेगा। मैम हमने कितने सारे गुड्स के एग्जाम्पल्स लिए हैं, बराबर है ना? वो गुड्स के एग्जाम्पल सही है क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट करोगे और स्पेसिफिकली आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। एक मिनट में लिख दो बेटा, फिर आप लंच ब्रेक के लिए जा सकते हो। हाँ हाँ चलेगा। आपकी नोटबुक में, मतलब टेक्स्ट बुक में, सॉरी, जो फर्स्ट पेज है, बताओ ना बेटा, एक मिनट, कहाँ है? फर्स्ट है कि लास्ट पेज है? ठीक है, वहां पे लिखा। आपका जहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां शुरू हो रहा है ना, उसके पहले आपको एक ब्लैंक पेज दिया गया है, नोट लिखा है और फिर देयर इज अ ब्लैंक पेज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां जस्ट शुरू हुआ है, वर्चुअल किड्स, यहां पे आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज बेसिकली द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ दैट। समझा आपको कहां पर? टाइम पास के लिए टाइम नहीं दिया? ओए, क्या बैग पैक कर दिया तूने? निकाल बुक्स, लिख चुपचाप। एग्जामिनेशन में नहीं आने वाली वो हम नहीं लिखते। जब तक इस बच्चे का लिख के नहीं होगा ना, मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। हो गया? ओके